तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे एसएपी में एसएपी का इंट्रोडक्शन कि एसएपी है क्या, कैसे यूज करना है, ये तो बाद की बातें हैं। तो थोड़ा सा हम 10 मिनट उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि एसएपी क्या है, किस तरह से वर्क करती है। तो इसके लिए हमारे पास एक पीपीटी है जिसको हमने पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ईआरपी। जैसे कंपनी में डिफरेंट ईआरपी होते हैं, लाइक टैली हो गया, पीपलसॉफ्ट हो गया। इसी तरह से एक ईआरपी है एसएपी। ईआरपी का जो वर्क होता है वो इसको 3 पैरामीटर्स में हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो इंटरप्राइजेज, रिसोर्सेस एंड प्लानिंग। इंटरप्राइजेज मीन्स की कंपनी जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। रिसोर्सेस मतलब कंपनी में जो काम आती है उनके लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है, वो हमारा रिसोर्सेस हो गया। लाइक मैन, मटेरियल, मनी, मेथड। इसको हम 5M भी बोल सकते हैं, जो मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं 5M क्या होता है। इस 5M को यूटिलाइज करने के लिए हमें प्लानिंग करना होता है, जिसमें कि प्लानिंग में आपका आ जाता है अकाउंट्स का वर्क आ जाता है, मटेरियल का वर्क आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का वर्क आ जाता है। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं ईआरपी एक बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी वर्क होता है, उसके लिए हम अपने ईआरपी को यूज करते हैं। ईआरपी में हम अकाउंट्स का भी काम कर सकते हैं, ईआरपी में हम सप्लाई चेन का भी वर्क कर सकते हैं, ईआरपी में हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप का भी काम कर सकते हैं। डिफरेंट वर्क होता है। इसी में एक मोस्ट और पॉपुलर ईआरपी है जो है एसएपी। एसएपी एक जर्मन कंपनी है और इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंग्लिश में। अगर जर्मनी में इसको हम यूज करें तो कुछ अलग ही वर्ड आएगा, बट अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसका होता है सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। एसएपी का फुल फॉर्म। एसएपी डेवलप आया हुआ था 1972 में, जो कि जर्मन कंपनी है। और जर्मन में 5 IBM एम्प्लॉय थे, जो IBM कंपनी अभी भी हम लोग सुन रहे हैं उस तरह के। आज से अप्रॉक्स 50 ईयर पहले। इसके बाद बहुत सारे ERPs बने, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आया, लेकिन कोई भी एसएपी को रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि ये क्या है ना कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करता रहा। एसएपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोडक्ट है, मतलब ये एसएपी एक क्या है, ईआरपी है, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग मल्टीपल बिजनेस एप्लीकेशन विद ईच एप्लीकेंट एंड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक बिजनेस एरिया। जो हमारे बिजनेस एरिया है उसके जो भी वर्क है, जो भी नीड है, उस नीड को हमें पूरा करती है, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर पाएंगे। जैसा हमें वर्क चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें एसएपी वर्क करके देती है। एसएपी में जो वर्जन था 1972 में आया, उस टाइम जो इंटरनेट उतने कनेक्टिविटी नहीं थी, तो जस्ट एक कंप्यूटर सिस्टम में ही एसएपी को इंस्टॉल करके यूज किया जाता था। धीरे धीरे जैसे इंटरनेट सिस्टम आई, अपग्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद एसएपी R2 आया, फिर एसएपी R3 आया, एसएपी ERP आया, फिर एसएपी S/4HANA आया। एसएपी S/4HANA 2015 में आया है, जो कि ये अभी तक का सबसे अपग्रेड वर्जन है और सबसे कॉस्टली भी बोल सकते हैं। मोस्टली जो कंपनी है 2025-30 तक हाना पे ही कन्वर्ट हो जाएगी। अभी भी बहुत सारे कंपनी ECC यूज करती है, और एसएपी के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। लाइक हम एसएपी ECC बात करें, एसएपी S/4HANA बात करें, एसएपी BI बात करें, ठीक है, डिफरेंट वर्जन है। तो कंपनी अपने नीड्स और अपने बजट के अकॉर्डिंग एसएपी सॉफ्टवेयर को परचेज करती है। एसएपी जो वर्क करती है वो 3 टायर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करती है। लाइक हम जो प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं,
जैसे हम वर्क कर रहे हैं अभी SAP पे वर्क करेंगे, लॉगिन करेंगे, वो हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा वो हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर हो जाता है, जो GUI ग्राफिक इंटरफेस हो जाता है। हाना में क्या है कि हाना में एक जब हम लोग हाना लेंगे, जब हाना करेंगे उस टाइम क्या है ना कि एक अलग से हमारा सपोर्ट विंडो ओपन होता है, वहाँ पे हाना का यूजर ID पासवर्ड हम लोग डालेंगे, फिर हम हाना यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो हमारा एप्लीकेशन है लाइक SAP, डेटाबेस लेयर जो डेटाबेस जहाँ पे डेटा इसका SAP का सेव होता है, जस्ट इट इज डेटाबेस लेयर। एक सेकंड, तो SAP में ये हमारा जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। SAP में डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, लाइक MM, PP, SD, FI, CO, डिफरेंट मॉड्यूल है, सबका अलग अलग काम है, वर्क है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि SAP इतना इम्पोर्टेंस क्यों है अदर ERP के अकॉर्डिंग। कोई कस्टमर है जो 100 पीसेस किसी भी प्रोडक्ट का, वो किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट 100 पीसेस चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेगा, उस कंपनी में इंक्वायरी करेगा, ऑनलाइन इंक्वायरी करेगा, जो कंपनी के वेबसाइट है उस पर जाकर ऑनलाइन चेक करेगा, इंक्वायरी करेगा। जस्ट वो या इंक्वायरी आया, वो हमारे सर्वर में SAP सर्वर में आ जाना चाहिए वो इंक्वायरी। तो इंक्वायरी जनरेट करने के लिए हमारे पास स्टाफ होंगे, वो देखेंगे ये इंक्वायरी आया, फिर वो इंक्वायरी जनरेट करेगा। इंक्वायरी जनरेट होने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट उससे कांटेक्ट करेगा, भाई आपने इंक्वायरी किया था, क्या क्या चीज़ की नीड है आपको बताइए। हाँ, ये चीज़ की नीड है हमें, इससे चीज़ें चाहिए। अगर वो हमारे हम फिर वो SAP में इंक्वायरी जनरेट हो गया, अब वो SD डिपार्टमेंट का काम हो जाता है चेक करना, और साथ साथ उसके साथ इन्वेंट्री डिपार्टमेंट जो कि वेयर हाउस मैनेजमेंट में आ जाता है, वो चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। प्रोडक्ट तो अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन वो क्वांटिटी चेक करेगा कि इतने क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। या फिर इंक्वायरी के साथ साथ उसका ये भी होता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट हमें इस तरीके से बना के थोड़ा सा चाहिए, प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल लेकिन हम उसमें चाहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये वेयर हाउस मैनेजमेंट का वर्क हो जाता है कि अगर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है तो डायरेक्ट हम उसको सेल कर देंगे, नहीं अवेलेबल है तो वो हम बताएंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो परचेजिंग के से रिलेटेड जितने भी वर्क हो जाते हैं वो MM में आ जाता है, प्रोक्योरमेंट में आ जाता है, MM डिपार्टमेंट का हो जाता है। फिर वो डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से परचेज करना है, किससे लेना है, किस वेंडर से परचेज करना है। परचेज ऑर्डर के जितने भी प्रोसेस है इसमें आ जाते हैं। मटेरियल परचेज करने के बाद जो हो जाता है वो उसका प्रोडक्शन हो जाता है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, जो कि PP में आ जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग में। फिर हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल हो गया, फिर उसका क्वालिटी चेक होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी चेक होने के बाद फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या करते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं वो कस्टमर को सेल कर देते हैं। इसके बाद FI का काम स्टार्ट होता है, फाइनेंस का। फाइनेंस का काम ये स्टार्ट होगा कि हमने अगर किसी वेंडर से परचेज किया है तो उससे हमें पेमेंट करना है, उसका बिलिंग देखना है, बिल को बिल वेरिफिकेशन करना है, फिर बिल का पेमेंट करना है। अगर क्रेडिट मेमो है तो उससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो करना है। साथ साथ हमें सेल्स डिपार्टमेंट के साथ ही मिलकर काम करना है, ये देखना है कि हमने जिसे सेल किया है उससे हमें पेमेंट लेने हैं, और साथ साथ अगर उसका कोई क्रेडिट मेमो है तो उसका क्रेडिट मेमो उसे रेज करना है। सैलरी से रिलेटेड जो काम होता है, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड जो काम हो जाता है वो HR का हो जाता है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी उसमें वर्क होता है, सैलरी का पेमेंट करना, ड्यू करना। तो अल्टीमेटली FI का सभी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इंटीग्रेशन है। तो ये तो मैंने सिर्फ 6-7 मॉड्यूल का ओवरव्यू दिया है, ऐसे ऐसे अप्रॉक्स 20 मॉड्यूल हैं SAP में, लेकिन हमें जो कंट्रोल देखना है वो FI देखना है। और साथ साथ CO हो जाता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हमने जितना काम किया, हमने किस कॉस्ट पे गुड्स को परचेज किया, फिर उसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया,
मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसका क्या कॉस्ट आया, कॉस्ट आने के बाद मैंने उसको सेल किया, और सेल करने के बाद, एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ कृष्णा बोलो। हाँ जी कनेक्ट कर सकते हो ना आप। सॉरी सॉरी, मेरे पास आया था। ठीक है, ओके। अब अवेलेबल हो? कृष्णा, एम आई ऑडिएबल? ओके, ठीक। तो सीओ का काम हो जाता है, कंट्रोलिंग का काम होता है कॉस्टिंग को देखना, रेशियो एनालिसिस बनाना कि हमारे कंपनी का क्या कॉस्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट आ रहा है, कहाँ पे कितना, किस प्रोडक्ट पे हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, ये सब सारे ओवरव्यूज हैं। हमें जो वर्क करना है वो एफआई का करना है। एफआई सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। सबसे पहले एसएपी में जो बनाया गया था वो एफआई फाइनेंस के लिए ही बनाया गया था, लेकिन उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया, बाकी सारी चीज़ों को उसमें लाया, और ये एक ऐसा ईआरपी है जो दूसरे ईआरपी इस तरह के वर्क करके नहीं देता है, इसलिए ज़्यादा कॉस्टली भी है और ज़्यादा पॉपुलर भी है। अब तो देखते हैं कि काफ़ी सारे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो एसएपी को एसएपी ले रही है, टैली से एसएपी पे जा रही है। मैं अभी 3 एग्जाम्पल देख चुका हूँ सामने। एक सर हैं, सर भी टैली यूज कर रहे थे कंपनी में, अब वो एसएपी पे गए हैं। साथ साथ एक हमारे पास आता है हाँ, एक और लड़का आता है 10 बजे शायद है उसका, वो भी आपका इस पे गया है। एक एग्जाम्पल आपका हो गया है ना। जस्ट एक और आया था डीएलएफ मॉल से, है ना, उससे भी एसएपी के रिगार्डिंग। तो अभी क्या है ना कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2024-25 तक इसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज भी आने वाली है, क्योंकि जब कंपनी एसएपी पे जाएगी तो उस जो एम्प्लॉई हैं तो कोशिश ये करती है कंपनी कि हम अपने एम्प्लॉई को ही ट्रेंड कर दें, या फिर एसएपी में ये है कि वही एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाएगा, या फिर अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है मेरे इंटरेस्ट नहीं है मेरे एसएपी वर्क करना, मेरे को टैली अच्छे से आता, मैं टैली पे ही करना चाहता हूँ, तो टैली में ही अपना मूव कर लेगा। तो इसकी वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा ही आने वाला है। हम जो आपको बताएंगे एसएपी, वो एसएपी का डेमोन्स्ट्रेशन है, मीन्स कि ये हमारा डमी है। डमी लाइक आईडीईएस इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एजुकेशन सिस्टम, इसके डिफरेंट क्लाइंट होते हैं। 800 क्लाइंट ईसीसी का है हमारे पास, 400 क्लाइंट हाना का है, तो 2 क्लाइंट हमारे पास अवेलेबल है। क्लाइंट में 2 तरह के क्लाइंट होते हैं, एक होता है विद डेटा, एक होता है विदाउट डेटा। विद डेटा मतलब कुछ काम उसमें इंटीग्रेशन किया हुआ है। कंपनी में भी जाइएगा तो आपको उसमें इनबिल्ड इंटीग्रेशन मिलेगा, उसी को कॉपी करके आप बाकी सारे काम कर सकते हो। एक होता है अपना क्रिएट करना, हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लिए, हमें नॉलेज नहीं है तो हमने उसका कॉपी कर लिया, उसके अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और उसको हमने यूज कर लिया। इसमें एरर बहुत ही कम आती है, और अपने अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी एरर आती है। तो विद डेटा और विदाउट डेटा तो डिफरेंट है। जैसे अगर विदाउट डेटा है तो हमें इम्प्लीमेंट कराना होगा उसको, जो भी इम्प्लीमेंट करने वाली कंपनियां हैं। अगर हम किसी कंपनी के थ्रू परचेज करते हैं तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके ही देती है हमें। ईसीसी ईआरपी सेंट्रल कंपोनेंट, ईसीसी का फुल फॉर्म हो जाता है। और एस/4HANA जो होता है हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल एप्लियंस। नॉर्मली जो मार्केट में प्राइस वगैरह है डिफरेंट है, अलग अलग कंपनी करती है। इसमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है। पासवर्ड का लेंथ आप जैसे है 6 to 40 कैरेक्टर रख सकते हैं। लैंग्वेज 44 लैंग्वेज में एसएपी वर्क करती है, और ये इतने सारे कंट्री हैं जिसमें एसएपी में वर्क होता है, 2238 अप्रॉक्स।
क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट मतलब हम जैसे एक SAP का सर्वर परचेज करेंगे तो हमें एक क्लाइंट मिलेगा। उस क्लाइंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड होंगे। जैसे हम टाटा ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप को एज्यूम करिए कि एक क्लाइंट मिला 250 और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया? कंपनी कोड हो गया। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले SAP को रन कराते हैं। ECC है, यहाँ पे टिक करने के बाद न्यू पे टिक करते हैं तो यहाँ हमारा जो सर्वर होता है, जैसे आपको सर्वर मिलेगा, तो हमारे पास और भी अगर सर्वर होता तो यहाँ पे हम सर्वर का डिस्क्रिप्शन, सर्वर एप्लीकेंस नंबर डाल देते तो एक नया सर्वर हमारा यहाँ ऐड ऑन हो जाता। ऑलरेडी हमारे पास सर्वर है ही एक, ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। ये क्लाइंट हो गया जो डिफ़ॉल्ट ले लेता है सर्वर के अकॉर्डिंग, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यूजर आईडी जो भी आपको मिलेगा वो यूजर आईडी डालना है और यहाँ से पासवर्ड डालना है। पासवर्ड देखिए अभी मैंने कैप्स लॉक ऑन है तो वो हिंट दे रहा है कि आपका कैप्स लॉक क्या है, ऑन है, तो मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मेरा जो पासवर्ड है बिना कैप्स लॉक का है। सिक्स 6.0 हमारा वर्जन था जो आप लॉगिन करने से पहले आ रहा था। ये फर्स्ट इंटरफेस होता है जब भी हम SAP लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद फर्स्ट जो हमारा इंटरफेस होता है वो ले जाता है हमें SAP EG एक्सेस के ऊपर। ये एंड यूजर स्क्रीन हो जाता है। एंड यूजर स्क्रीन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम पोस्टिंग का एंट्री करेंगे, जो जो हमारा पोस्टिंग है उससे रिलेटेड काम करेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्क्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, जरूरी नहीं कि इंडिया के लिए ही बना है, इंडिया के अकॉर्डिंग ही बना है। मोर देन 200 कंट्री अडॉप्ट कर चुकी है इसे। तो एग्रीकल्चर के लिए भी बना रखा है, फाइनेंशियल सर्विस नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ऑफिस नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए भी किया है। हमें जो सीखना है इसमें जो जो टॉप जो मॉड्यूल है, टॉप जो 3 मॉड्यूल हैं वो लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेस। इस लॉजिस्टिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब मॉड्यूल होते हैं जिसे हम बोलते हैं MM क्या है ना, सब मॉड्यूल है किसका? लॉजिस्टिक्स का। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब मॉड्यूल है किसका? लॉजिस्टिक का। ये डिफरेंट डिफरेंट सब मॉड्यूल है, क्वालिटी मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, प्लांट, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है वो चीज सीखता है। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए अलग ही होता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमें अगर सीखना है, हमें क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड सीखना है, हमें कस्टमर सर्विस से रिलेटेड सीखना है, तो आप किसी एक के ऊपर ही स्टार्टिंग में पकड़ बना सकते हो। वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप चीज़ों को बढ़ाते जाओगे, सीखते जाओगे, क्योंकि चीज़ें मिलती है आपस में एक जैसे ही मिलती रहती, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है ना, हमें जब सीखना है तो किसी एक मॉड्यूल को पहले पकड़ बनाना है। लॉजिस्टिक के बाद हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमें डिफरेंट डिफरेंट सब मॉड्यूल मिल रहा है, फाइनेंस, कंट्रोलिंग, एंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, बैंक एप्लीकेशंस। जैसे बैंक, जितने भी बैंक हैं वो अपने हिसाब से यूज करेगी कैसे हमें चलाना है, ठीक है। तो मोस्टली हमारा इसमें जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किसका? फाइनेंशियल का, और थोड़ा बहुत किसका? कंट्रोलिंग का। फाइनेंशियल के अंदर जब टिक करते हैं तो इसमें हमें ये सब सभी जो है वो एंड यूजर का वर्क हमें यहाँ पर करना होगा। जस्ट हमें वर्क जो करना है हमें इतने ही करने हैं। जनरल लेजर पोस्टिंग, AR अकाउंट रिसीवेबल का काम करना है, AP अकाउंट पेबल का काम करना है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसका काम करना है, और फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसे काम करना है। लीज अकाउंटिंग लाइक ट्रेवलर मैनेजमेंट ये सब हमें नहीं करना है, ओके। जो प्रॉपर अकाउंटिंग की चीज़ें हैं, जो ऐसे हमें अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, PL अकाउंट बनाना है, इसके लिए हमें ये सब चीज़ें समझना होगा। यहाँ एज्यूम करते हैं कि हमारे SAP नया है, हमें इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हम कैसे काम करेंगे। जस्ट हमें एक SAP मिल गया है, हमें काम कहाँ से स्टार्ट करना है।
हमें काम स्टार्ट करना है, पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि पहले सभी चीज़ों को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। यहाँ से तो आप सिर्फ पोस्टिंग कर सकते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये आपका ये जो है यहाँ पे ये टी कोड पाथ बोलते हैं इसमें, यहाँ से हम लोग टी कोड को रन कराते हैं। ये डिफरेंट मेन्यू है जो हम लोग जैसे जैसे हमारे नीड होती जाएगी वो हमारे से आपको समझाएंगे, बताएंगे। यहाँ एक टी कोड होता है, सबसे पहले हम टी कोड यूज करते हैं SPRO। या तो आप SPRO टी कोड करके आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप इस टूल्स पे टिक कर सकते हैं। टूल्स, देन कस्टमाइजिंग, देन IMG, यहाँ से भी आप आ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप अगर आते हैं तो। या तो आप SPRO यहाँ पे टाइप कर दीजिए टी कोड, या फिर स्टेप बाय स्टेप आइएगा तो किस पे आना है आपको, टूल्स। ये SPRO जो होता है ये हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन स्क्रीन, कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। हम लोग इस पे टिक करते हैं SAP रेफरेंस IMG। SPRO टिक करेंगे, देन हम लोग टिक करेंगे SAP रेफरेंस IMG। ये जो जितने भी एरिया आपको दिख रहा है, ये जितने भी एरिया दिख रहा है, ये सभी मोर देन 20 मॉड्यूल्स का इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमें इसमें से पूरे के पूरे नहीं सीखने हैं, हम पूरा छलांग मारेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें जितना वर्क है, हमें जितना काम करना है, हमें बस उस पे जाना है। हमें जो यूजफुल अभी हमें जो स्टार्टिंग में करना है कि हमें एक कंपनी क्रिएट करना है सबसे पहले, कि हम किस कंपनी के लिए वर्क करेंगे। हम ABC कंपनी के लिए वर्क करेंगे या XYZ कंपनी के लिए वर्क करेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सेल सीट में मैंने आपको बताया है, ये हो गया हमारा एक क्लाइंट। इस क्लाइंट के अंदर हो गया ये कंपनी इंडिया में, एक पाकिस्तान में, एक चाइना में, ठीक है। कंपनी का नाम नमन ग्रुप्स या ABC ग्रुप या टाटा ग्रुप जो भी होगा, और ये ग्रुप तो एक ही होगा, रिलायंस ग्रुप तो एक ही होगा। बट ये रिलायंस ग्रुप तो इंडिया में भी वर्क करती है, नेपाल में भी वर्क करती है, UK US में भी वर्क करती होगी, इसका ग्रुप एक ही होगा। बट ये जो कंपनी कोड है वो आपका डिपेंड करता है कि कंपनी कोड वो कंट्री वाइज बनाती है या सेगमेंट वाइज बनाती है। सेगमेंट वाइज का मतलब ये हो गया कि रिलायंस डिफरेंट सेगमेंट में वर्क करती है, उसका बिजनेस एरिया डिफरेंट है। लाइक सेगमेंट का मतलब बात कर लें तो पेट्रोलियम में भी वर्क करती है, मॉल में भी उसका बिजनेस है, प्लांट भी उसका चलता होगा, है ना। बहुत सारे बिजनेस हैं। लाइक टाटा का देख लीजिए, टाटा मोटर्स भी बनाती है, उसका अलग सेगमेंट हो गया। टाटा नमक भी है, टाटा मेडिकल में भी है, टाटा ये आपका इंटरनेट में भी वर्क करती है। तो टाटा एक ग्रुप हो गया और उसके अंदर वो अलग अलग कंपनी कोड बनाएगा। ये जो हमारा कंपनी कोड है ये हो गया टाटा मोटर के लिए, ये कंपनी कोड हो गया, ये हो गया आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के लिए, ये कंपनी कोड हो गया टाटा टेलीकॉम सर्विस के लिए, दूसरा कंपनी कोड हो जाएगा टाटा हॉस्पिटल के लिए। तो डिफरेंट कंपनी कोड बनेगा जैसे जैसा उसका बिजनेस है। कंट्री वाइज भी कंपनी कोड बना सकते हैं और बिजनेस के सेगमेंट वाइज भी कंपनी कोड डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपनी कोड हमें पहले हमें बनाना है एक ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर बनाना है हमें कंपनी कोड। पहले ग्रुप बनाना है, हाँ। अब फिर उसके अंदर हमारा आ जाएगा कंपनी कोड। डिफरेंट कंपनी कोड अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। वो किस सेगमेंट से रिलेटेड है, वो मोटर से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है या टाटा टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड है। डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। हमें बनाना है जो भी अभी काम करेंगे वो हम करेंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर FI का काम हो जाता है, फाइनेंस का काम हो जाता है।
ये MM वाले या SD वाले या PP वाले, ये लोग इसमें इसका कोई रोल नहीं है। वैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप ही बोल रहे होगे सर ये तो सारा काम होने के बाद FI का काम होता है, पहले किसका काम हो, SD का। ठीक है, ये तो एक साइकिल है वर्क, लेकिन जो मोस्टली जो कंपनी बनाने का जो वर्क होता है वो FI वाले का ही वर्क होता है। कि अगर इम्प्लीमेंटेशन, अगर नया कोई प्रोजेक्ट मिला है, हाँ हाँ हाँ, साथ साथ सब मिलके काम करता है, क्योंकि जब तक कंपनी कोड नहीं बनेगा तब तक SD वाले कैसे परचेजिंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन MM वाले कैसे बनाएंगे। तो प्रॉपर वैसे हम जैसे MM का कोई स्टूडेंट आता है तो उसे बताना पड़ता है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। जब तक उसके इंटरप्राइज स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे तब तक वो किस कंपनी में काम करेगा तो जस्ट वो चीज़ बताना पड़ता है। तो ये इंटरप्राइज स्ट्रक्चर सबको आना चाहिए, चाहे वो FI का हो या PP का हो या SD का हो। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ PP सीखने के लिए जाता है तो उसे भी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर समझाया जाता है। लेकिन जब हम लोग वर्क करेंगे, अगर किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन किसी कंपनी में गए और ऐसे कंपनी में जॉब हमारी लग गई जो इम्प्लीमेंटेशन का ही वर्क करवाती है, जैसे TCS हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इंफोसिस हो गया, ये सब क्या करती है, विदेश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे आप मान लीजिए आपको SAP चाहिए, आपने SAP परचेज कर लिया, अब आपके पास बंदे नहीं है इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो SAP आपने किसी से इम्प्लीमेंट कराना है, टेक महिंद्रा से इम्प्लीमेंट कराना है, आप उसको सारा एक्सेस दे दो, वो अपने एम्प्लॉय से क्या कर देगा, सारा इंटीग्रेट करके दे देगा। वहाँ पे डिफरेंट बैठे हुए हैं, MM मॉड्यूल के सब अलग बैठे हैं, FI का अलग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले काम किसका स्टार्ट होगा, FI का। FI वाले कुछ काम करेंगे, वो बता देंगे हाँ भाई ये इतना काम हो गया, अब सब अपना अपना काम करता रहेगा। MM वाले का जितना काम वो अपना करता रहेगा, SD वाले का जितना काम वो अपना करता रहेगा, वो अपना इम्प्लीमेंट करके 4 महीना 5 महीना में सब दे दिया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसका। फिर वो हैंड ओवर कर दिया जाता है कंपनी को, भाई तुम्हारा इम्प्लीमेंट हो गया, अब तुम अपना लाइव प्रोजेक्ट कर लो, अपना काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि एक पर्टिकुलर अगर कोई कंपनी SAP परचेज किया है और खुद ही एम्प्लॉय हायर किया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो थोड़ा सा उसके लिए सरदर्दी हो जाएगा। क्योंकि हमारा बिजनेस है तो क्या होता है ना कि देखिए चार्टर अकाउंटेंट पे ट्रस्ट होता है, GST रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो। लेकिन नॉर्मल हमारे जो इम्प्लॉय होता है अकाउंटेंट, उससे हम लोग रिटर्न फाइल नहीं कराते। हाँ, धीरे धीरे अगर वो सीख जाता है तो उतना नॉलेज हो गया उसे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का ही वर्क किया है वो तो उसमें एक्सपर्टाइज होगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हो जाता है सपोर्ट प्रोजेक्ट, कि अगर किसी तरह का एरर आता है, बग्स आता है एंड यूजर को, तो वो सपोर्ट प्रोजेक्ट वाले आपके ही कंपनी में होंगे। उसके लिए आपको किसी को दूसरे को खोजना नहीं है। हाँ, उनसे अगर नहीं हो पाएगा तो वो जिन कंपनी से वो परचेज किया है उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको देख लो, मेरे से रिजॉल्व नहीं हो पाया। तो फिर वो देखेगा, फिर उसको बताएगा भी, देखो ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे हो। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस बनता है। तो एक सपोर्ट प्रोजेक्ट वाले जब उसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में चला जाता है। अगर कंपनी में इस तरह की वैकेंसी होती तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी होती है जो इम्प्लीमेंटेशन का वर्क कराती है, हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम कितना टाइम, क्योंकि आप मान लो इम्प्लीमेंट हमें कराना है तो हमें कितने तरह के कंसल्टेंट रखने होंगे। एक MM का अलग रखो, FI का अलग रखो, CO का अलग रखो, PP का अलग रखो, SD का अलग रखो, QM का अलग रखो। मीन्स की 25-30 बंदे तो आपको कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। तो क्यों हम उतना कॉस्ट ले, हम क्यों ना किसी कंपनी को दे दें, ये कम करके दे दो। और उसके बाद हायर करने के बाद भी हमें सर्टिफिकेशन नहीं होगा कि वो श्योरिटी है कि हमें काम सही करके देगा कि नहीं देगा। सपोर्ट कंसल्टेंट अलग अलग होता है, सही रहता है। FI का जैसे अगर किसी को अगर तीनों मॉड्यूल का नॉलेज है, सपोर्ट कंसल्टेंट MM भी देख लेता है, FI भी देख सकता है, तो वो ठीक ठाक ओवरव्यू है ये चीज़ें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। इसमें हम देख रहे हैं डेफिनेशन और असाइनमेंट, दो चीजें हैं। डेफिनेशन में नया डिफाइन करेंगे और असाइनमेंट में हम जो डिफाइन किया है उसको हम लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करेंगे, असाइन करेंगे।
इसे नोड बोलते हैं, ये जो आपका बटन है नोड, ठीक है, ये नोड पे हमने टिक किया। जहां जहां आपको एरो दिखाई देगा इसका मतलब ये है कि आगे ऑप्शंस हैं। लास्ट में ये एरो नहीं है, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा इस पे एग्जीक्यूट किया जाता है, इसे बटन बोलते हैं। यहाँ हम रीड कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन कि ये जो डिफाइन कंपनी है ये क्या बता रहा है, कैसे डिफाइन करना है। आप इस बटन पे टिक करेंगे साइड वाला पे, लेफ्ट साइड वाला पे, तो आपको एक डॉक्यूमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट को आप रीड कर सकते हो। आप हेल्प के लिए इसे देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, कैसे हमें क्या करना है। डिफाइन कंपनी, इन दिस स्टेप यू कैन क्रिएट कंपनीज। ए कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अकाउंट विच रिप्रेजेंट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमर्शियल लॉ और पार्टिकुलर कंट्री। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक कंपनी डिफाइन करना है। कंपनी क्या होती है उसका डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन के जितने भी आपको बटन होंगे सभी में इस तरह के हिंट आपको मिल जाएगा स्टडी करने के लिए। सबसे पहले हमें डिफाइन कंपनी करना है। डिफाइन कंपनी पे एग्जीक्यूट करेंगे, इससे बोलते हैं एग्जीक्यूट बटन। इस पे एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ इस तरह के स्क्रीन आ जाता है। ये एरो है, इसमें अभी तक 413 कंपनी ग्रुप बन चुका है। कितने? 413। अगर आप नया कंपनी नया सर्वर परचेज किए हो ECC का, तो उसमें आपको डिफॉल्ट 3-4 कंपनी मिलेंगे बस, या 1 से 2 मिलेंगे। जो SAP इंडिया के अकॉर्डिंग, जो इंडिया में जो चीज़ें हैं, अगर आप इंडियन के लिए खरीदें तो आपको ऑलरेडी एक बना हुआ मिलेगा, उसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। आप उसका कॉपी करके आप अपना कंपनी को डिफाइन कर सकते हो, या फिर उसमें देख सकते हो कि कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ इम्प्लीमेंट किया हुआ, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डाला हुआ है। इसमें जो है, इसमें ऑलरेडी जैसे कि 1000, उसके बाद 1001 अलग अलग कंट्री के लिए बना रखा है। जैसे आप देखिए ये स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ये किसी स्टूडेंट ने नहीं बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये किसी स्टूडेंट ने नहीं बनाया है, वो स्टैंडर्ड बने हुए हैं। हमें अगर नया क्रिएट करना है तो हमें न्यू एंट्रीज पे जाना है, एक ऑप्शन ये है। अदरवाइज आप किसी को भी सेलेक्ट करके, जैसे स्टैंडर्ड हमारा सबसे स्टैंडर्ड 1000 हो जाता है, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट हो गया। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी करेंगे तो इसमें जो जो चीज़ें थी सारा उसमें आ गया। आप इसमें जो जो चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कॉपी करने से क्या होता है कि हमें ये पता है कि हमें ये फील्ड फिल करना है। यहाँ कंपनी का नाम आएगा, यहाँ कंपनी का कोई नाम हम डाल सकते हैं, ABCD XYZ। यहाँ उसका स्टेट इस तरह से डाल सकते हैं, इस तरह से पोस्टल कोड डाल सकते हैं, इस तरह से सिटी डाल सकते हैं, इस तरह से हम कंट्री डाल सकते हैं। एक ऑप्शन होता है कॉपी करके बनाना। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे इसे। दूसरा ऑप्शन है कि हमें कॉपी करके नहीं बनाना, हमें डायरेक्ट किस में जाना है, न्यू एंट्रीज पे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक किए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, कैसे कैसे करके क्या क्या डाला हुआ है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप न्यू एंट्रीज पे जाइए, पूरा ब्लैंक मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेंशन करना चाहते हो वो मेंशन कर दीजिए। ये बैक है, ये एग्जिट है, और ये कैंसिल है। इस तरह का कभी भी एरर आए तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। एक था न्यू एंट्री मैंने बताया, एक मैंने बताया कि आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अब मैं यहाँ डाल देता हूँ मेरा जो कंपनी है, मेरा जो कंपनी है टाटा, ठीक है, टाटा जी। और यहाँ फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाटा ग्रुप।
स्ट्रीट, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स का नेम आएगा यहाँ पे, और यहाँ पोस्टल कोड आएगा जो इंडिया में है 6 डिजिट 201301। सिटी नोएडा, और कंट्री यहाँ से सर्च करेंगे। वैसे IN 2 डिजिट का अगर हम डालते हैं तो ऑटोमेटिक हमें हिंट दे देगा इंडिया, अदरवाइज यू कैन सर्च। ये हमारा सर्च बटन होता है। इस बटन पे जैसे हम टिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं वो लिस्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। लिस्ट जैसे नीचे सर्च नहीं हो पा रहा है, कहाँ है नहीं है, पता नहीं है, तो आप यहाँ से आप इस बटन पे जा करके फाइंड कर सकते हैं। फाइंड का ऑप्शन नहीं उठा रहा है तो नेक्स्ट फाइंड भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इंडिया देन सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज, जो भी इंडिया का लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा वैसे हिंदी भी है, लेकिन हिंदी हम लोग नहीं लेते हैं, मोस्टली हमारा काम इंग्लिश में ही होता है, तो हम लोग इंग्लिश ही यहाँ पर ले लेंगे। जैसे ये देखिए हिंदी है ना, HI हिंदी, हिंदी में बना रखा है, बट हमें लेना है इंग्लिश, EN। और करेंसी हमारा क्या रहेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे यहाँ पे हमने करेंसी सेलेक्ट कर दिया है, ये हमारा जो आएगा वो मेन करेंसी आ जाएगा। लाइक अगर हमारा इंडिया में बिजनेस हो रहा है तो यहाँ हमारा इंडियन INR हो जाएगा, ठीक है। बट हम जैसे जैसे कंपनी कोड बनाएंगे तो अलग अलग कंपनी कोड के लिए अलग अलग करेंसी भी ले सकते हैं। ये हमारा मेन करेंसी हो गया। अगर हमारे UK का कंपनी है तो USD, USD है ना, तो INR। देन सभी इंटर हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा अभी भी हाइड है, तो आप इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज 1 कॉपी, जो हमने बनाया था वो क्या हो गया, एक कॉपी हो गया। तो कॉपी भी कर सकते थे, अब इसे हम सेव कर लेंगे। जैसे हम सेव बटन पे टिक करते, जितना बार आप इम्प्लीमेंटेशन का वर्क करेंगे और जितने बार आप सेव करेंगे तो एक रिक्वेस्ट आएगा आपके पास। ये डिफरेंट रिक्वेस्ट आपको बनाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट जितने भी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे, हर बार ये इस तरह का एक रिक्वेस्ट आएगा। तो नया रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर व्हाइट वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, क्रिएट रिक्वेस्ट। अभी हमें यहाँ डिफाइन करना है कि ये मैंने क्या डिफाइन किया है, क्या बनाया है। यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफाइन कंपनी किया है। तो यहाँ लिख देंगे डिफाइन कंपनी, और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। ये हमारा यूजर आईडी है, कितने डेट को हमने किया था और कितने टाइम कितने बजे किया था वो सभी रहेगा। क्लाइंट क्या है ये सब सभी रहेगा आपके पास। जब हम लोग काम करेंगे इस तरह से यहाँ वहाँ भी हमें ऑप्शन मिलेगा, वो किस यूजर ने इसे डिफाइन किया है वो भी आपका वहाँ पे रहेगा। क्योंकि इसी कंपनी कोड पे 40, 50, 60 यूजर वर्क करेगा, तो ये चेक करना है कि ये किसने डिफाइन किया है, इसको किसने चेंजेस किया है। तो वो आपको यहाँ पर अलग अलग रिक्वेस्ट आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है आप ब्रैकेट में अपना नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ से सेव कर लेंगे इसे। ये देखिए आपका डिफाइन कंपनी ये बन गया, और यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। डेटा वाज सेव। देन आ जाएंगे बैक। ये हमारा कंपनी ये बना हुआ है अभी, टाटा जी, टाटा ग्रुप। यहाँ पे अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इस बटन पर टिक करेंगे, डिटेल।
ये मैंने बनाया था। यहां से बैक आ जाएंगे। तो हमने अभी डिफाइन कंपनी किया है, कंपनी बनाया, जस्ट लाइक हमने अभी क्या बनाया है, ये हमने एक ग्रुप बनाया है अभी। अब इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड बनाना है। तो हम लोग डिफरेंट कंपनी कोड नहीं बनाएंगे, हम लोग एक ही कंपनी कोड बनाएंगे, क्योंकि एक ही कंपनी कोड में इतने सारे वर्क हो जाएगा कि फिर आप ही बना लेना, इसी सर्वर के ऊपर आप ही बनाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही बनाना। ये हमारा जैसे आप ही बना लेना यहाँ पे नमन ग्रुप, या फिर आपको नमन ग्रुप या फिर टाटा ग्रुप बनाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसी के साथ आप भी असाइन कर देना। वो असाइनमेंट बनाएंगे, बताएंगे कि कैसे असाइन करना है हमें। तो हमें अभी डिफाइन करना है कंपनी कोड। कंपनी कोड क्या है? कंपनी कोड एक एफआई का जो है वो हाईएस्ट लेवल हायरार्की हो जाता है, फाइनेंशियल का हाईएस्ट लेवल हायरार्कीज। इसी कंपनी कोड के अंदर हम सारा काम करेंगे। एफआई का सबसे हाईएस्ट लेवल हायरार्की आपका कंपनी कोड हो जाता है। कंट्रोलिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल हायरार्की आपका कंट्रोलिंग एरिया हो जाता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, वो हम आपको इंटरव्यू से रिलेटेड एक पीडीएफ है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हम आपको है वो सब भी हम आपको शेयर करेंगे। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक टाइप किया हूं, मैं यहाँ पे एक होता है क्लाइंट लेवल, एक होता है कंपनी कोड लेवल। ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने अभी डिफाइन किया था, ये क्लाइंट लेवल चीजें इसलिए आपको ये दिख रही है क्योंकि हमें अभी कौन सा क्लाइंट यूज कर रहे हैं, 800 क्लाइंट के अंदर जितने भी चीजें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ वो सारे के सारे चीजें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर मैं जैसे मैं अभी कंपनी कोड बनाऊंगा, उस कंपनी कोड के अंदर जितना एक्टिविटीज करेंगे वो सब नहीं देख सकता जब तक कि उस कंपनी कोड को वो लॉगिन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट करके नहीं देखेगा, है ना। तो दो लेवल होती है, एक होती है क्लाइंट लेवल, एक होती है कंपनी कोड लेवल। अब यहां पे देखिए, लिखा है, ये स्टेटमेंट पढ़िए। इफ एनीथिंग विच इज क्रिएटेड एट क्लाइंट लेवल कैन बी यूज बाय ऑल कंपनी। अगर कुछ भी क्लाइंट लेवल बना हुआ है तो कोई भी कंपनी कोड उसे यूज कर सकती है। क्लाइंट लेवल क्या क्या बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर कोई कुछ कंपनी कोड लेवल पे बना हुआ है तो कैन बी यूज बाय सेम कंपनी कोड। अगर कुछ कंपनी कोड लेवल पे बना हुआ है तो उसे हम सिर्फ वही कंपनी कोड वाला यूज कर सकता है। तो आप जैसे बोलोगे सर क्या कंपनी कोड लेवल पे क्या बनता है, क्लाइंट लेवल पे क्या बनता है, जैसे देखिए अभी मैं बताता हूँ। फिलहाल तो हमें कंपनी कोड बनाना है, तो कंपनी कोड हमें यहां से बनाना है। एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड। इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, इसलिए कॉमा कर करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इस बटन पे एग्जीक्यूट करेंगे, जो बटन है आपका, यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, एक आ जाता है कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड, एक आ जाता है एडिट कंपनी कोड। तो हमें डबल क्लिक करना है एडिट कंपनी कोड के ऊपर। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आप कॉपी भी कर सकते हैं, ये कॉपी का ऑप्शन है। ये क्या है कि आप किसी दूसरे कंपनी कोड से, जो दूसरे कंपनी कोड में जो जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ, जो जो डेटा है, उस डेटा को हम अपने कंपनी कोड में कॉपी करना चाहते हैं, तो ये एक ऑप्शन हो गया। ये हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल हमें अपना कंपनी कोड बनाना है, अपने अकॉर्डिंग हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। इस ऑप्शन से हम लोग बाहर आ जाएंगे। इस ऑप्शन पे हमें करना है एडिट कंपनी कोड डेटा, सेकंड वाला ऑप्शन। एग्जीक्यूट के ये सब सभी चीज देखिए, ये सब सारे कंपनी कोड पहले से बने हुए हैं। ये स्टैंडर्ड है 0001, एसएपी वाले ने बनाया हुआ है, ये हमने नहीं बनाया है। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। मतलब ये मान के चले कि 0001, 0005, 6, 7, 1000, 2000 ये सब स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड है। देख लिखा है ना, डू नॉट चेंज। इसमें आप ओपन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आप चेंजेस नहीं करिए। इसमें अगर आप चेंजेस कर दीजिएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग
चेंज हो जाएगा। तो फिर इससे कोई अगर कॉपी करके सीखना चाहेगा तो फिर उसे प्रॉब्लम होगा। इसमें चेंजेस नहीं करना, इसे लिखा है डू नॉट चेंज। हमें एक नया कंपनी कोड बनाना है, तो जैसे हमने कंपनी बनाया था उसी तरह से यहाँ भी ऑप्शन है, कॉपी करके भी बना सकते, कॉपी भी कर सकते हैं किसी दूसरे कंपनी कोड से, न्यू भी बना सकते हैं, इसका डिटेल चेक करके भी हम लोग देख सकते हैं, बना सकते। मैं इसका डिटेल चेक करता हूँ। ये देखिए, बस ये सब डालना है आपको। 4 डिजिट का एक कंपनी कोड ले लेना है कोई भी। ये 4 डिजिट का कंपनी कोड न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है और अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकता है। लाइक हम 1 2 3 4 भी यूज कर सकते हैं, ABCD भी यूज कर सकते हैं, या AB 1 2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा कितना, मैक्सिमम 4 डिजिट ही रहेगा। चाय, चाय तो बाहर ही जाना पड़ेगा। तो हमें जाना है न्यू एंट्रीज पे, ये नया बनाना है। यहाँ एक कंपनी कोड ले लेना, ऐसा कंपनी कोड हमें यूज करना है जो इसमें नहीं है पहले से। जैसे मैं एक बार फिर से बैक आता हूँ, कितने कंपनी कोड बने हैं इसमें, 401। और अभी मैंने जस्ट एक कंपनी दिखाया था ग्रुप, शायद 500 413 समथिंग था, है ना। मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट क्या किया है, सिर्फ ग्रुप बना के छोड़ दिया, उसका कंपनी कोड नहीं बनाया, है ना, इसलिए 13 14 ऐसे ही रह गया। अदरवाइज जो भी बनाया होगा तो उसके लिए बनाया होगा, तो उसके लिए कंपनी कोड भी बनाया होगा। तो यहाँ से न्यू एंट्रीज पे जाएंगे और यहाँ कोई 4 डिजिट ले लेंगे। जैसे देखिए, हम अगर 9955 लेता हूँ यहाँ, तो अब देखिए यहाँ पे ठाकुर इंटरप्राइजेज है जो बना हुआ है, ये हम नहीं बना सकते, ये कोड नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने ये, इस क्लाइंट के ऊपर किसी ने ये कोड ले लिया है। 9135 लेता हूँ, ये भी किसी ने ले लिया है ना। तो मुझे ऐसा कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा। लाइक मैं ले लेता हूँ AB12, देखिए AB12 नहीं है, कंपनी का नाम टाटा ग्रुप्स, और यहां पर डाल देंगे या टाटा मोटर्स डाल देंगे। सिटी, कंट्री, अब यहां पे एक चीज देखिए कि इसमें ये टिक साइन का टिक नहीं है इस वाले में और इस वाले में। अगर मैं इसको सेव करने जाऊंगा यहां, तो इस तरह के एरर आएगी। ये एरर इसलिए आ रही है, लिखा हुआ है फिल आउट ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड ओनली, सभी क्या है, ये रिक्वायर्ड है। तो हमें ये जो आपको साइन दिखेगा ऐसे टिक वाला, तो समझेंगे वो रिक्वायर्ड फील्ड है। सिटी में यहाँ पे टाइप कर देंगे नोएडा, और कंट्री में आयन, और यहाँ करेंसी ले लेंगे INR, लैंग्वेज रहेगा EN इंग्लिश। देन इसे सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे तो एक पेज आ जाएगा साइड में। अब यहाँ पे हमें उस कंपनी का पूरा डिटेल डालना है। तो टाइटल में जो कंपनी है डॉक्टर है, मिस है, क्या है वो आप ले लेंगे। नेम टाटा मोटर्स, ये जो ऑप्शन है सर्च टर्म 1 और सर्च टर्म 2, सर्च टर्म का मतलब इसका हम एक नेम रख लेंगे जिससे हम इसको सर्च कर सकते हैं। टाटा, जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है रिक्वायर्ड वाला, इसमें हम ऑप्शन डाल देंगे। बाकी ये सब सारे जो भी ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। इंडिया, रीजन यहाँ पे हो जाता है स्टेट, तो यहाँ स्टेट हो जाएगा इसका 24। देन सभी ऑप्शन हो गया, देन हम यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सेम वही रिक्वेस्ट आया जैसे हमने एक डिफाइन किया था, तो सेम हमें यहाँ फिर से बनाना है एक नया। तो बार बार हमें नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं 1 2 में बना देती। ये मैंने अभी क्या किया है, कंपनी कोड डिफाइन किया है। और यहाँ से सेव कर देंगे।
ठीक है, दो चीजें अभी हमने किया है। एक हमने क्या किया है, कंपनी बनाया और साथ साथ